अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। इस टॉपिक को समझने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि सेल एक ओपन सिस्टम होता है और हमने इसमें ये देखा था कि सेल में रॉ मटेरियल्स एंटर होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग होती है और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर ये प्रोडक्ट्स इन सेल्स को चाहिए तो ये प्रोडक्ट्स सेल में ही रहेंगे, और अगर ये किसी भी दूसरे सेल को चाहिए, टिश्यू को चाहिए या किसी ऑर्गन को चाहिए, तो ये प्रोडक्ट्स अपने टारगेट ऑर्गन, अपने टारगेट सेल या अपने टारगेट टिश्यू की तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेल में कोई भी चीज़ एंटर हो सकती है जो इसके काम की होगी, और वो चीज़ जो कि इसने प्रोड्यूस की है, यानी प्रोडक्ट्स जो इसके काम के नहीं होंगे बल्कि दूसरे सेल्स को चाहिए, तो ये एक्सक्रीट आउट उनको कर देगा या ट्रांसपोर्ट कर देगा दूसरे सेल्स की तरफ और अपने टारगेट साइट्स की तरफ। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट साइज़ होता है। हम देखते हैं कि कुछ सेल्स इंतहाई छोटे साइज़ के होते हैं और कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही लार्ज साइज़ रखते हैं। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से किसी भी सेल का सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं, और ये देखेंगे कि किस तरह किसी भी सेल का वॉल्यूम उसके सरफेस एरिया पर इफ़ेक्ट करता है और सेल का साइज़ किस तरह वेरी करता है सेल टू सेल। तो स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से कि सेल्स वेरी करते हैं अपने साइज़ में ग्रेटली, यानी सेल्स एक दूसरे से साइज़ में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे छोटे सेल की। तो हमें पता है कि सबसे छोटा सेल एक बैक्टीरियल सेल है, और इस बैक्टीरिया का अगर हम नाम देखें कि इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अगर हम सबसे छोटे सेल की बात करें तो वो एक बैक्टीरियल सेल है, और इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास बैक्टीरिया। इसी तरह अगर हम ये देखें कि सबसे बल्की सेल कौन सा होता है, तो वो एक बर्ड का एग सेल होता है। बल्किएस्ट सेल का मतलब है कि सबसे भारी सेल कौन सा होता है या मोटा सेल कौन सा होता है। तो ये हमें पता है कि बल्किएस्ट सेल बर्ड एग सेल होता है, और अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो आप लोगों को पता है कि मसल सेल्स और नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने कल बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी सेल का स्ट्रक्चर या सेल की शेप जो होती है ये हमें ये बताती है कि उस सेल का फंक्शन क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेल का फंक्शन डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर, उसकी शेप पे। तो जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल्स देखी कि सबसे छोटा सेल जो है ये एक बैक्टीरिया का सेल है, तो इसका अगर हम देखें कि इसका क्या साइज़ है, बैक्टीरिया यानी माइकोप्लाज्मास का अगर हम साइज़ देखें तो वो कितना होता है? वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। और इसका हमने माइकोप्लाज्मास का, यानी ये जो सेल आपको मैंने बताया है, ये इसका क्या है? डायामीटर है, और ये कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक। इसके बाद अगर हम ये देखें कि कोई भी बर्ड सेल बल्किएस्ट क्यों होता है,
अगर हम बर्ड सेल की बात करें तो ये बल्किएस्ट होते हैं। और ये क्यों होते हैं, इसकी रीज़न क्या होती है, इसका फंक्शन जो है वो ऐसा क्यों है, यानी ये बल्किएस्ट है तो इसका फंक्शन क्या होगा। ये बल्किएस्ट इसलिए है क्योंकि ये अपने अंदर स्टोर करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को। और ये न्यूट्रिएंट्स क्यों इसके अंदर स्टोर हुए होते हैं, ताकि कोई भी बर्ड का जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो क्या कर सके, डेवलप कर सके और एक कंप्लीट बेबी बर्ड बना सके। तो हम ये देखते हैं कि ये करता है अपने अंदर स्टोर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डेवलपिंग जो बेबी बर्ड होगा वो ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, ये न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करेगा। ये न्यूट्रिएंट्स क्यों यूज़ हो रहे हैं, ये डेवलपिंग बेबी बर्ड के लिए यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम ये देखें कि कोई भी मसल सेल लॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करनी होती है और हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है और ये प्रोवाइड करता है मूवमेंट टू डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट मूवमेंट टू बॉडी पार्ट्स, और अल्टीमेटली ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स पूरी बॉडी को। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब भी मूव करना होगा तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, और इसके अलावा हमारी बॉडी पार्ट्स जो होंगे इनको क्या करेंगे, इन बॉडी पार्ट्स को पुल करेंगे, और ये जो पुलिंग होगी ये हेल्प करेगी हमारे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में और अल्टीमेटली हमारे पूरे के पूरे बॉडी की मूवमेंट में। इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल लें नर्व सेल की, तो नर्व सेल्स की हम बात करें तो ये भी लॉन्ग होते हैं। और ये नर्व सेल्स जो है ये लॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि इन्होंने ट्रांसमिशन करनी होती है किस चीज़ की, नर्व इम्पल्सिस की, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस। और ये नर्व इम्पल्सिस क्या है, मैं इसको आसान वर्ड्स में कह सकती हूँ कि ये हमारे मैसेजेस होते हैं जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करते हैं। नर्व इम्पल्सिस अगर मैं आम ज़ुबान में बताऊँ आपको कि ये क्या होती है, तो ये हमारे मैसेजेस होते हैं जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसमिट करते हैं या फिर सर्कुलेट करते हैं। और वो किस तरह सर्कुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज नर्व सेल्स। और जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं। किस तरह ये लॉन्ग होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं जैसे वायर्स होती हैं, और वायर्स ने जो है वो क्या करना होता है, करंट को अपने अंदर फ्लो कराना होता है। तो इसी तरह ये नर्व सेल्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह जो है ये हमारी बॉडी पार्ट्स में हमारे नर्व इम्पल्सिस को या हमारे मैसेजेस को जो है वो क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि बहुत सारे सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज़ होते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे देती हूँ अपनी अगली बात पे जाने से पहले, कि बहुत सारे ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है और कुछ का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। और अगर हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जिनका साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा है, जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि ये इजीली रेड ब्लड सेल्स हमारी ब्लड वेसल्स, जैसे कि चाहे वो वेन्स हो, आर्टरीज हो, या बहुत ही जो थिन होती हैं कैपिलरीज, उनसे भी ये रेड ब्लड सेल्स इजीली पास हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज़ पे जो है वो किस चीज़ को अफेक्ट करता है, ये हमारे जो साइज़ होता है सेल का उसको अफेक्ट करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो साइज़ होगा सेल का उससे रिलेटेड ही इसका फंक्शन भी होगा। और हम लोगों ने जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारी एग्जांपल्स को डिस्कस भी किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल्स का स्मॉल साइज़ है। तो ये स्मॉल साइज़ क्यों होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इन रेड ब्लड सेल्स ने फ्लो करना होता है थ्रू
कैपिलरीज। और कैपिलरीज का अगर हम वॉल्यूम देखें तो बहुत ही ये थिन होती हैं, यानी इनका जो साइज़ है या इनका जो फ्लो करने के लिए ये एरिया प्रोवाइड करती हैं रेड ब्लड सेल्स को, वो बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल जो है वो एरिया होते हैं जिसमें से ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो इजीली पास हो जाते हैं। और ये क्योंकि बहुत ही पतली होती हैं इसलिए हम देखते हैं कि बिल्कुल छोटे से एरिया से रेड ब्लड सेल्स ने जो है वो गुजरना होता है, और ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो इन थिन कैपिलरीज से भी जो है वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं इजीली, क्योंकि इन रेड ब्लड सेल्स का साइज जो है वो कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 8 माइक्रोमीटर। तो ये स्मॉल जो इसका डायामीटर है ये इसको हेल्प करता है कि ये थिन कैपिलरीज में से इजीली पास हो जाएं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि एक स्मॉल साइज़ का सेल का वॉल्यूम कितना होता है और उसका सरफेस एरिया कितना होता है, और अगर हम एक लार्ज क्यूब की बात करें तो उसका वॉल्यूम कितना होगा और कितना उसका सरफेस एरिया होगा। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि अगर हम एक लार्ज क्यूब की बात करें तो हम ये देखते हैं कि उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादा जगह घेरेगा, लेकिन उसका सरफेस एरिया कम होगा। लेकिन अगर हम एक स्मॉल क्यूब की बात करें तो इसका वॉल्यूम, यानी ये कम जगह घेरेगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, लेकिन इसका सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इससे पहले स्टूडेंट्स कि हम इस रिलेशन की तरफ जाएं, हम ये देख लेते हैं कि किसी भी सेल का वॉल्यूम हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी क्यूब को अगर लें तो हम किसी भी क्यूब का वॉल्यूम जो है वो इस तरह मेजर कर सकते हैं कि हम लोग उसकी लेंथ को उसकी विड्थ से और उसकी हाइट से जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम देखते हैं कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है एक क्यूब है जिसकी लेंथ 30 माइक्रोमीटर है, विड्थ 30 माइक्रोमीटर है और इसकी हाइट 30 माइक्रोमीटर है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके वॉल्यूम को मेजर करेंगे तो हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हम यहाँ पर जो है वो लेंथ को, विड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27,000 माइक्रो क्यूबिक मीटर। स्टूडेंट्स, अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालें तो हम देखते हैं, अगर एक लार्ज क्यूब की हम बात कर रहे हैं तो इसका सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब अगर हम निकालें तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसके 6 फेसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एरिया से, 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। इसके बाद फिर हम एक स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू, इसके भी 6 फेसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके एरिया के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब अगर हमारे पास जो है वो 27 स्मॉल क्यूब्स मौजूद हैं और हम ये देखते हैं कि एक हमारे पास जो है ये एक सेल है जिसको 27 क्यूब से वो मिलके बना हुआ है, तो हम उसका सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू, एक जो हमारे पास एक छोटे क्यूब का जो
सरफेस एरिया आया है उसको हम 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास 27 स्मॉल क्यूब्स प्रेजेंट है। हम 27 स्मॉल क्यूब्स को 1 स्मॉल क्यूब के सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 27 इंटू 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसा सेल मौजूद है जो कि 27 स्मॉल क्यूब से बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि स्मॉल क्यूब्स की अगर हम बात करें तो वो एक ही सेल को छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं वो मिलकर बना सकते हैं, और इनका जो वॉल्यूम यानी ये जो जगह घेरेंगे वो कम होगी, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, एक लार्ज क्यूब से ज़्यादा होगा। यानी हम ये देखते हैं कि एक लार्ज क्यूब अगर एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है फॉर अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, तो छोटे क्यूब्स को हम एक साथ मिलाकर रखें, अगर 27 क्यूब्स अगर एक सेल मिलकर बना रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि छोटे जो क्यूब्स होंगे वो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एज़ कम्पेयर टू 1 लार्ज क्यूब। और हम ये देखते हैं, इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक रूट्स की एग्जांपल दी थी जहाँ पर हमने ये पढ़ा था। हम देखते हैं हमारे पास एक ट्री है और इस ट्री के पास जो है वो ये रूट्स हैं, लार्ज रूट्स, और हमारे पास ये एक ट्री है जिसके पास रूट्स तो हैं और साथ साथ हम देखते हैं कि स्मॉल रूट हेयर भी मौजूद है। अब अगर हम एक लार्ज मतलब हम इन लार्ज रूट्स को देखें तो ये लार्ज रूट्स वॉल्यूम तो ज़्यादा लेंगी, लेकिन ये अपने अंदर जो है वो कम वाटर और कम न्यूट्रिएंट्स या सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया जो है ये कम है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर। लेकिन अगर हम इस ट्री की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है ये कम लेंगी, लेकिन इनका सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है, इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि इनके पास छोटे छोटे रूट हेयर्स मौजूद है जो कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को और सॉल्ट्स को फ्रॉम द सॉइल। तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर एक लार्ज क्यूब है तो उसका वॉल्यूम बड़ा होगा लेकिन सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन अगर एक स्मॉल क्यूब हमारे पास है तो उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, लेकिन सरफेस एरिया रिएक्शन के लिए जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल क्यूब्स भी साथ मिलकर जो है वो एक सेल हम कहते हैं कि बनाएंगे। और हमने एग्जांपल ली कि 27 जो क्यूब्स हैं वो मिले और उन्होंने जो है वो एक क्यूब जितना साइज़ का जो है वो क्या बना दिया, एक सेल बना दिया, और इसका वॉल्यूम यानी एक अगर हम क्यूब की बात करें तो वो कम वॉल्यूम ले रहा है लेकिन वो रिएक्शन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास सेल होगा तो जितना उस सेल का साइज़ होगा या फिर उसका वॉल्यूम होगा उसको उतने ही न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, और जितना बड़ा किसी भी मतलब मैं यूँ कह सकती हूँ कि किसी भी सेल का साइज़ और वॉल्यूम किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, उसके नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को और साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल को। इसकी एग्जांपल मैं यूँ कह सकती हूँ इसकी एग्जांपल मैं यूँ ले सकती हूँ कि हमारे पास एक लार्ज सेल है और एक हमारे पास स्मॉल सेल है। अब स्टूडेंट्स आप लोग खुद सोच के बताएं कि लार्ज सेल को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी या फिर स्मॉल सेल को। तो हम ये देखते हैं कि लार्ज सेल को जो है वो न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी अपनी ग्रोथ के लिए और अपने केमिकल रिएक्शंस या अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और ये वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम एक स्मॉल सेल की बात करें तो इसको कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे और
ये वेस्ट मटेरियल भी जो है वो क्या करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेल का वॉल्यूम, किसी भी सेल का साइज जो है वो उसकी नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करता है। जितना बड़ा साइज़ होगा उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होंगे, और जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे उतना ही वेस्ट प्रोडक्ट भी ये सेल जो है, ये लार्ज साइज सेल जो है प्रोड्यूस करेगा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन हम यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड के लिहाज से या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल। तो आप लोगों को पता है कि बैक्टीरियल सेल है, और इस बैक्टीरियल सेल का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मास। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये माइकोप्लाज्मास जो है ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का क्या नाम है, और इसका डायमीटर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका डायमीटर क्या है हमारे पास, इसका डायमीटर है 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। इसके बाद फिर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि वाई बर्ड एग सेल्स आर बल्कि। क्यों बल्कि होते हैं, यानी क्यों ये मोटे होते हैं या हैवी होते हैं? क्योंकि ये क्या काम करते हैं, स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी बर्ड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपको किसी भी पैराग्राफ से जो है वो आ सकते हैं। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो है वाई नर्व सेल्स आर लॉन्ग। वाई नर्व सेल्स आर लॉन्ग, ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आप लोगों को इनके आंसर्स जो है वो आने चाहिए। ये क्यों लॉन्ग होते हैं? क्योंकि दे हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, यानी इन्होंने मैसेजेस को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाना होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को आज का जो टॉपिक है आपने इसको अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझना, ये आपको लॉन्ग वाइज भी आ सकता है, और इसके साथ साथ जो है वो इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बल्कि क्यों होते हैं बर्ड एग सेल्स, इसके अलावा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, उसका डायमीटर क्या है, रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि उसका क्या डायमीटर होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, और उसके स्मॉल साइज़ क्यों होते हैं, क्योंकि वो कैपिलरीज में से भी इजीली फ्लो कर सके और हमारा ब्लड जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके ऑक्सीजन किसी भी बॉडी पार्ट की तरफ। तो आप लोगों ने ये क्विज़ अच्छे से तैयार कर लेना है, और जो मैंने आप लोगों को सरफेस एरिया निकालना सिखाया है, वॉल्यूम निकालना सिखाया है किसी भी क्यूब का, तो आप लोगों ने ये भी जो है वो एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वो वेरी करते हैं अपने साइज़ में। हमने स्टडी किया कि सबसे छोटा जो सेल है वो एक बैक्टीरियल सेल है और उसका नाम है माइकोप्लाज्मास। इसके अलावा हमने ये देखा कि बर्ड एग सेल्स बल्किएस्ट होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि मसल सेल्स और नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं। और आज हमने ये भी सीखा कि किस तरह सेल का वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपस में रिलेट करता है, और अगर किसी भी सेल का लार्ज वॉल्यूम होगा तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, और इसी तरह वो सेल्स जो कि कम वॉल्यूम रखते हैं उनका सरफेस एरिया हमेशा ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।